फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक जीएसटी है। जीएसटी के ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड यूनिट है एंड कल आप लोगों का पेपर है। सो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई। बट मैं सेकेंड यूनिट का वीडियो डाल रही हूँ। होपफुली आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। सो प्लीज़ पेपर के बाद आप लोग रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरे वीडियोस आपके पेपर के लिए कितने हेल्पफुल रहे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी का जो यूनिट 2 है उसमें आपका पूरा रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म, कंपोजिशन स्कीम। तो ये जितने भी कंटेंट हैं ये हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं। मैंने 60 एमसीक्यूज़ इसमें लिए हुए हैं क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक था, तो मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने सारे एमसीक्यूज़ को कवर किया है। एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चार्ट स्टूडेंट्स ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, जैसे कि आपको पता है सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। जीएसटी जो होता है मतलब सेंट्रल हमसे कलेक्ट करती है। इसके बारे में सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है। इसकी मैक्सिमम रेट 20% होती है। सो देखिए आप लोग ना स्टूडेंट्स यहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसे पढ़नी है। लेवी किस पे लेवी होता है, मैक्सिमम रेट क्या है, और वैल्यू जो डिफ़ाइन की गई है किस सेक्शन में है तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई हैं। तो ये चार्ट, चूँकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे पास, तो ये मैं पूरा चार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग इससे ईजिली लर्न कर सकते हो कि किसकी। देखिए आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसमें सेक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि यूटीजीएसटी का सेक्शन 7 है, सीजीएसटी का 9 है और आईजीएसटी का सेक्शन 5 है। मैक्सिमम रेट इसमें 40 है, बाकी सभी में 20% है। तो ये चार्ट क्लियरली स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट सेक्शन 22 से लेके 30 तक ये सारे ही सेक्शंस हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। सेक्शन 22 बात करता है पर्सन लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब वो पर्सन जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लाइबल हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कौन से पर्सन्स लेंगे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो लिमिट ऑलरेडी डिफाइन की गई है उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। सेक्शन 23 क्या कहता है कि पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब वो पर्सन जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होते हैं, जैसे कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट, सप्लायर मेकिंग सप्लाई, नॉट लाइबल टू दी टैक्सेबल, या फिर नोटिफाइड सप्लायर। 6 हमारे नोटिफाइड सप्लायर बताए गए हैं जिनके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। दे आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है, दे आर नॉट लाइबल टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, मतलब वो पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन जो है लेना कंपलसरी है, कंपलसरी, और वो सर्टेन केसेस है। सर्टेन केसेस कितने हैं, 12 सर्टेन केसेस हैं जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं जीएसटी के प्रोसीजर। जीएसटी के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है सेक्शन 25 में, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी के प्रोसीजर सेक्शन 25 में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स कि पैन नॉट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट या फिर जिनके लिए पैन रिक्वायर्ड नहीं होता है। टैक्स डिडक्टर, मतलब TAN जो होता है सफिशिएंट होता है उनके लिए। नॉर्मल केसेस में जो जिनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है उनके लिए GSTIN होना चाहिए उनके पास। ठीक है, एंड कुछ सर्टन स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हमको UIN लेना ज़रूरी होता है। तो ये जीएसटी प्रोसीजर के बारे में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स भी बताए गए हैं स्टूडेंट कि नॉर्मल केसेस में रूल 8 और ये रूल्स अलग अलग हैं, तो ये अप्लीकेबल होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन। इसमें इसको बताया गया है रूल 16 में, रूल 16 में सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है इसके अलावा
सेक्शन 23, अब देखिए हम लोगों ने कितने सेक्शंस पढ़ लिए। 22 किसके बारे में बात करता है, जिसको रजिस्ट्रेशन, कौन से पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है, वो पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट। सेक्शन 24 बात करता है जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ 12 ऐसे सर्टन केसेस है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। सेक्शन 25 बात करता है प्रोसीजर के बारे में कि जीएसटी का प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का क्या है। सेक्शन 26 क्या बात करता है, सेक्शन 26 बात करता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अगर हमने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सीजीएसटी के अंडर में भी वही काम करेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग डीम्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब माना हुआ रजिस्ट्रेशन। हमने अगर सीजीएसटी या यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो हमें अलग से एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेक्शन 27 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस। कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं रिलेटिंग द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। जो स्पेशल प्रोविजंस बात करता है वो सेक्शन 27 में बात करता है। सेक्शन 27 इज ऑल्सो रिलेटेड टू रूल 15, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं वो आप देख लीजिएगा। सेक्शन 28 बात करता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो सेक्शन 28 में बात करते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट इन दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सीजीएसटी और एसजीएसटी अमेंडमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, मतलब सेंट्रल स्टेट में कोई भी अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, या फिर यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी के रजिस्ट्रेशन में कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट जो है वो सीजीएसटी में भी हुआ है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट ध्यान रखिएगा रूल 19 है। चूँकि कल आपका पेपर है तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में समझाऊँ, सो इसलिए मैं शॉर्टली आपको सारी चीज़ें एक बार बता देती हूँ कि ताकि आपको हर एक चीज़ आपकी कवर अप हो जाए और आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सेक्शन 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए कि सेंट्रल मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन हमारा सीजीएसटी में भी कैंसिल हो गया है। इसमें ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स भी इसी से रिलेटेड हैं हमारे। रूल नंबर 20, रूल नंबर 21, रूल नंबर 22, ये तीनों ही इसी से रिलेटेड हैं। सेक्शन 30 बात करता है रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवोकेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल कर दिया गया, गलती से कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, मतलब हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, वो गलत कैंसिल हुआ है। तो जो गलत कैंसिल हुआ है उसको कैंसिल करना मतलब हम फिर से रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो उसको कहते हैं रिवोकेशन, मतलब हमने कोई काम सही किया बट किसी सामने वाले ने उसको गलत कह दिया तो वो कैंसिल हो गया, सपोज दैट, ठीक है। बट अब उसने चूंकि गलती की है तो वो सही करेगा। अगर वो सही करेगा मतलब उसने जो कैंसिलेशन किया है उसको वो कैंसिल करेगा। कैंसिल करने का मतलब हमें फिर से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग रिवोकेशन। क्लियर। सो रिवोकेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सो मोटो कैंसिल बाय दी पीओ। पीओ का मतलब होता है प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर उसके थ्रू जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया उसी के थ्रू जो कैंसिलेशन है रजिस्ट्रेशन का उसको कैंसिल किया जाए, मतलब हमें फिर से वापस रजिस्ट्रेशन मिल गया है, तो उसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन। और इसके बारे में सेक्शन 30 में बताया गया है। स्टूडेंट्स ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, चूँकि अब मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा चार्ट एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है कि नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनके लिए सेक्शन 22 और 24 होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 24 होता है, कौन सा फॉर्म किसको भरना चाहिए, उनकी लिमिट्स। स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। देखिए नॉर्मल अगर पर्सन है, नॉर्मल पर्सन को सेक्शन 22 जिसमें हम लोग लायबल रहते हैं और 24 जिसमें कंपलसरी रहते हैं, ठीक है, उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म भरना होगा विद इन 30 डेज। मान लीजिए हम लायबल हो गए, हमको 30 डेज के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए सेक्शन 24 आता है, उनको भी फॉर्म वही भरना पड़ेगा, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 5 डेज बिफोर कंपनसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन नॉन टैक्सेबल जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए भी सेक्शन 24 ही वर्क करता है। 22 इज रिलेटेड टू द नॉर्मल पर्सन, बट
जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस है, ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा भरना है, 09 वाला भरना है। ठीक है, उनके लिए एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो भारत के निवासी ही नहीं है, तो उनके लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, या फॉरेन का पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि जब वो भारत के निवासी नहीं तो हमें उनकी आइडेंटिटी चाहिए कि वो किस स्टेट से, मतलब किस कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ओवरसीज सप्लायर ऑफ दी उड़ीस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए भी 24 ही सेक्शन रहता है, बट उनको फॉर्म नंबर कौन सा भरना होता है, 10 भरना होता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। टैक्स डिडक्टर के लिए भी जो जो सेक्शन 22, ये दोनों में सेक्शन 22 ही रहेगा, बट डिडक्टर और कलेक्टर के लिए जो फॉर्म होता है वो 27 होता है, सॉरी 7, फॉर्म नंबर 7 होता है। विद इन 30 डेज उनको वो रजिस्ट्रेशन लेना होता है। पैन, इनके लिए पैन और 10 चाहिए होता है, और ये भी इनके लिए मैंडेटरी होता है। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके लिए भी यही होता है सेक्शन 22, उनके लिए फॉर्म नंबर 1 ही होता है। जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है विद इन 30 डेज होता है, मैंडेटरी होता है। ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई हमारे कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब हमें रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को जब रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उनको फॉर्म नंबर 6 फिल करना होता है। विद इन 3 डेज वर्किंग डेज में मिल जाता है परमानेंट। ठीक है, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन जो रेजिडेंट पर्सन है उनके लिए फॉर्म नंबर 6 ही रहता है। 3 डेज इनके लिए भी रहता है, बट मैक्सिमम डेज का एक्सटेंशन जो होता है वो 9 डेज होता है। तो ये आप चार्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इससे मैक्सिमम MCQ आ सकते हैं। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GST का रजिस्ट्रेशन 15 डिजिट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। GSTIN जिसे हम लोग कहते हैं। GSTN का मतलब होता है नेटवर्क, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। वो यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे GSTIN की बात हो रही है, मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 15 डिजिट का होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो आगे की 2 डिजिट होती हैं वो स्टेट कोड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जिस भी स्टेट से रिलेटेड होता है वहाँ स्टेट कोड होता है हर एक स्टेट का, तो वो स्टेट कोड है। ये जो डिजिट है हमारी, ये जो डिजिट होती है ये पैन कार्ड की होती हैं। ये एक जो नंबर होता है ये पैन कार्ड होल्डर के स्टेट से रिलेटेड होता है। Z बाय डिफ़ॉल्ट ये Z ही रहेगा। एंड 5 डिजिट जो होता है वो चेक ऑफ द सैम का होता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात कर ली, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट MCQs मैंने लिए हुए हैं अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे पहले वाले MCQ में यही पूछा गया कि वेदर ऑल पर्सन्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। तो नॉट रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट या फिर पर्सन जो कि इंगेज होता है सप्लाई, कौन सा सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो एग्जिम्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं या जो भी पर्सन एग्जिम्ड गुड्स की सप्लाई कर रहे थे वो सेक्शन 23 में आता है, और 23 के लिए लायबिलिटी नहीं रहती, मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे रजिस्ट्रेशन नॉट बी लायबल। अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेट, यहाँ पे पर्सन के बारे में बताया गया कि अ पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स अनलेस ही इज रजिस्टर्ड। मतलब कोई भी पर्सन तब तक टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में अब आपको बहुत ईजिली बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं हम लोग, फॉर्म नंबर 01। ये भी आप लोग अब देखिए, ये जब आपने वो चार्ट अगर अच्छे से स्टूडेंट समझ लिया है तो सारे MCQ आपके लिए इस यूनिट के यूनिट 2 से रिलेटेड मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि सारे MCQ आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि पहले आप वो चार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं पूरे कोर्स को नहीं ले सकती थी, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने वो कवर अप कर लिया है इस MCQ में। नेक्स्ट है हमारा, विद इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमने अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट क्लियर कर ली। मान लीजिए 10 लाख की लिमिट होती है, 20 लाख की होती है अलग अलग स्टेट्स में। तो 20 लाख की लिमिट जैसे ही हमने क्रॉस कर ली उसके विद इन 30 डेज हमको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारा B इसका आंसर है। अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस वर्टिकल इन अ स्टेट ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईच बिजनेस वर्टिकल। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमारा बिजनेस जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में है और उसके वर्टिकल्स अलग अलग है, तो हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल लेना पड़ेगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
पैन इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यस, देखिए पैन नंबर हमने अभी आपको GSTIN बताया था, उसमें देखिए हम लोगों ने पैन नंबर के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 10 डिजिट होती हैं बीच की, वहाँ पे वो पैन कार्ड की ही होती हैं। तो यस, बट नॉट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए उनके स्टेट का पैन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है, जब तक उसका कैंसिलेशन ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखिए दोनों के लिए क्या होता है, अर्लियर दोनों में से या तो 90 डेज, देखिए A और B दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही उसकी वैलिडिटी होगी। किसके लिए, टैक्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके 90 डेज तक, या पीरियड स्पेसिफाइड, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने रजिस्ट्रेशन लिया है, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसी डेट तक हमारी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहेगी। when can a voluntary registration be cancelled। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल्ड होता है, तो ये आपके रीजंस दिए हुए, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, आप लोग देख लीजिए इसमें, ठीक है। मैं सारे MCQs डिस्कस नहीं कर पाऊँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला कि टाइम नहीं है, कल आपका एग्ज़ाम है और मुझे हर हाल में वीडियो जो है ये पोस्ट करना था ताकि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आएंगे, आप लोग सारे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसका रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन कितने दिन में करा सकते हैं, 30 डेज, ठीक है। जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 30 डेज में हम लोग रिवोकेशन करा सकते हैं। Who can submit the application for the registration, फॉर्म नंबर 09। अब 09 हमने आपको पहले भी बताया था, देख लीजिएगा पीछे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक अब बहुत सारे MCQs जो हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये MCQs भी, ये वाला MCQ स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो UIN होता है विल बी अलॉटेड टू द पर्सन अपॉन सबमिटिंग अप्लीकेशन। देखिए जो UIN होता है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO और एनी मल्टीलिटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कॉन्सुलेट ऑफ द एम्बेसी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़, उनके लिए जो होता है उनको अलॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए भी होता है, और पर्सन जो लायबल होते हैं रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के अंडर में। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होती है, एग्जिम सप्लाई भी इंक्लूड होती है और एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो कौन से पर्सन लाइबल नहीं होते हैं, वो पर्सन जो इंगेज्ड होते हैं ऐसे गुड्स की सप्लाई में जो एग्जिम्ट हो, क्लियर। डीम्ड सप्लायर ऑफ द सर्विसेज किससे कहेंगे, ये भी अभी हमने को पहले भी बताया था जब मैं चार्ट एक्सप्लेन कर रही थी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दीज है क्योंकि ये सारे ही थ्रेशोल्ड लिमिट से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए रेट्स हैं, रेट्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि किसकी क्या रेट है। कंपोजिट टैक्स की रेट याद रखिएगा, डीलर के लिए 1 करोड़ है, और जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट कर सकता है, एनी GST डीलर। तो ये कुछ छोटे छोटे MCQs हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए कंपोजिट जो लेवी है उसके लिमिट वही 1 लाख है, ये बार बार पूछा गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 वो कंपोजिशन टैक्स से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म उसके बारे में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म को डील करता है। टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दे कैन नॉट बी टैक्स कलेक्टेड GST, वो GST को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
एंड अ पर्सन लाइबल टू पे रजिस्ट्रेशन अंडर द रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म कैन नॉट ऑफ दी। देखिए, जो अगर हम लोग रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के अंडर में लाइबल हैं तो हम लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते। अगर हम कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो हम लोग टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट रेट सप्लायर, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। अ पर्सन ये देख लीजिएगा, हाँ ये वाला देख लीजिए 32 भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे MCQ देखिएगा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो अभी आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड करना है आपके लिए, बिकॉज आप लोगों का एग्ज़ाम्स है और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा 32 वाला भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अनरजिस्टर्ड जो पर्सनस होते हैं दे कैन नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट GST। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो GST को कलेक्ट नहीं कर सकता है। जो UIN मिलता है दिस इज़ नॉट रिलेवेंट टू दी GST डीलर। GST डीलर को क्या होता है, GSTIN मिलता है। और जो UIN होता है, ये भी पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इन तीनों से रिलेटेड भाई ध्यान रखिएगा, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। एंड ये देख लीजिए, ये MCQs हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे MCQs देख लीजिएगा। जैसे GST के लिए, GST में क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती है, हमें सिर्फ आधार नहीं चाहिए होता है, पैन चाहिए, स्टेट कोड होता है और जेड अल्फ़ाबेट जो डिफ़ॉल्टर सेट होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप MCQs देख सकते हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही MCQs लिए हैं। डिजिट याद रखिएगा। देखिए, पैन कार्ड GST का जो नंबर होता है उसमें टोटल 15 डिजिट्स होती हैं, बट पैन बेस्ड जो होती हैं वो सिर्फ 12 डिजिट्स होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आप सभी ये फॉर्म देखेंगे, सर्टिफिकेट वाला भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसके लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 6 होता है। एप्लीकेशन वाला मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये आप सारे MCQs देख लीजिएगा। क्वेश्चन 50 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर इसमें नहीं ठीक है स्टूडेंट्स, बट मैं आपको बता दूं इसका आंसर ये है, C वाला, ये रिपीटेड हो, ये पीछे भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। सो इस आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पूरे लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों का ये लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पेपर को करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो जैसे कि उन पे उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में है, और लास्ट वाले में सारे आपके असेसमेंट एंड प्रोसीजर्स के बारे में है। तो वो मैं वीडियोस के नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कल आपका एग्ज़ाम भी है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं मॉर्निंग तक कर सकती हूँ तो। बट आप लोग इस वीडियोज़ की प्रिपरेशन से अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा और मेरा वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।